तो क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रेनल ग्लैंड। यानी कि ये इस चैप्टर पे हम लोग प्रोसीड करते करते अब हम लोग कहाँ पर पहुंच चुके हैं, एड्रेनल ग्लैंड पे पहुंच चुके हैं। आज हम लोग पूरा एड्रेनल ग्लैंड को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। और इससे पिछला वाला लेक्चर जो नहीं देखा है तो उसको हम बोलेंगे पहले वो जाकर प्रीवियस लेक्चर देखे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक और जो कॉन्सेप्ट पहले इस चैप्टर पे था वो सब पढ़ा चुका हूँ। इस लेक्चर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रेनल ग्लैंड, और एड्रेनल ग्लैंड को क्या करेंगे, हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर में मुझसे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक में एक भी दिक्कत नहीं होगा। आपको मैं यहां से उठाकर यहां ले जाऊंगा, यानी कि मैं बेसिक से लेकर पूरे का पूरा एड्रेनल ग्लैंड को अच्छे से आपके क्लास के हिसाब से कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले हमें जानना है कि लोकेशन क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है, उसे ध्यान से देखना है। अ पेयर ऑफ रफली ट्रायंगुलर ह्यूमन एड्रेनल ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन द अपर, ध्यान देना है, आर सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी, सो इट इज नोन एज सुप्रा सुप्रा रेनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं सुप्रा रेनल ग्लैंड, समझाते हैं आपको। ईच किडनी के ऊपर, यानी हमारे बॉडी में जो किडनी है, किडनी उसके ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है। ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर, ईच किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप पे। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि एड्रेनल ग्लैंड कौन सा शेप का होता है सर, किडनी शेप, सॉरी किडनी बोल रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, और वो दोनों किडनी के ऊपर एक एक प्रेजेंट होता है। और जैसे हम लोग ना एड्रेनल नहीं, किडनी के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ये रेनल। क्या यूज करते हैं, रेनल। क्या यूज करते हैं, रेनल। सुप्रा मतलब ऊपर, सुप्रा मतलब ऊपर, रेनल मतलब किडनी। ठीक है, रेनल वर्ड जो वो किडनी के लिए यूज करते हैं बायोलॉजी पे। तो ठीक है, सुप्रा मतलब ऊपर, रेनल मतलब किडनी, तो इसीलिए इसे कहते हैं सुप्रा रेनल ग्लैंड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सुप्रा रेनल ग्लैंड। अ पेयर ऑफ रफली ट्रायंगुलर, क्या ये एग्जैक्ट ट्रायंगुलर है? क्या आपको एग्जैक्ट ट्रायंगुलर दिख रहा है? ये वाला देखिए, क्या एग्जैक्ट ट्रायंगुलर है? नहीं सर, एग्जैक्ट तो नहीं है, इसीलिए लिखा है a pair of roughly triangular human adrenal gland are situated on the upper pole, upper pole of each kidney, so it is known as supra। supra मतलब ऊपर, renal मतलब किडनी, और ग्लैंड तो ये है ही है, तभी इसे क्या कह रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्लैंड है, सुपरा रेनल ग्लैंड। क्लियर? तो लोकेशन क्लियर हो गया, लोकेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। अच्छा, एड्रेनल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी एड्रेनल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली पहला है, पहला याद रखना है, पहला क्या है, एड्रेनल मेड्यूला, और दूसरा है एड्रेनल कॉर्टेक्स। सर समझ नहीं आया, एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या और एड्रेनल मेड्यूला क्या है? तो हमेशा याद रखना है, मेड्यूला जब भी कहीं पर भी आपको दिखेगा ये वर्ड, एक चीज दीजिए, हम पहले पेन ले लेते हैं। ये वर्ड मेड्यूला, मेड्यूला कहीं भी दिखता है आपको, इसका मतलब होता है अंदर, अंदर वाला हिस्सा को कहते हैं मेड्यूला। अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मेड्यूला। और बाहर वाले हिस्से को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले हिस्से को मेड्यूला कहते हैं। क्लियर? बस इससे याद रखना है। यानी कि एक मेरे पास इमेज है, मैं आपको उसमें दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये देख लेना है कि देखिए, पार्ट्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, पहला एड्रेनल मेड्यूला, दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स। पहला एड्रेनल मेड्यूला और दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब इसे फोटो पे देखते हैं। ये रहा, बुक पे ये गिवन है इमेज, इसको ध्यान से देखना है। ये जो है ना, वो जो एड्रेनल ग्लैंड है हमारे बॉडी पे, उसको काटा गया ऐसे, ऐसे काटा गया बीच से, ट्रांसफर सेक्शन से। क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। तो ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है। क्या है, ट्रांसफर सेक्शन। तो जब उसे बीच से काटे तो मुझे साफ साफ दिखा कि अभी मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स बोलते हैं बाहर वाले हिस्से को और मेड्यूला बोलते हैं अंदर वाले हिस्से को। तो एड्रेनल में टोटल दो पार्ट है, एक है बाहर वाला हिस्सा, ये वाला, ध्यान से देखना है, ये वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा, और एक है ये अंदर वाला हिस्सा, एक है ये अंदर वाला हिस्सा। तो बाहर वाले हिस्से को कह रहे हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को कह रहे हैं एड्रेनल मेड्यूला। क्लियर हो गया? तो इसीलिए हम लोग एड्रेनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किए। अब बात आता है, सर ये दो पार्ट में डिवाइड है तो क्या दोनों अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं? तो हाँ, ये दोनों का दोनों अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। एड्रेनल मेड्यूला अलग हार्मोन रिलीज करता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स अलग हार्मोन रिलीज करता है। अब जानते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। तो एड्रेनल मेड्यूला जो है, एड्रेनल मेड्यूला वो सिक्रेट करता है एड्रेनलिन, जिसे हम लोग एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और दूसरा सिक्रेट करता है नॉर एड्रेनलिन, जिसे हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। याद रखना, बहुत इजी है। एड्रेनल मेड्यूला कौन सा हार्मोन रिलीज करता है सर? दो हार्मोन रिलीज करता है। पहला
क्या, एड्रेनलिन, जिसे हम लोग एपिनेफ्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं, याद कर लेना, एड्रेनलिन जिसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन, और दूसरा वो रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन, तो नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये एड्रेनलिन था तो एपिनेफ्रिन था, नॉर एड्रेनलिन तो यहां पर भी नॉर आया तो उसके दूसरे नाम पे भी नॉर आ जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सर, एड्रेनल मेड्यूला जो है वो क्या सिक्रेट करता है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप क्लास 11 पे जाइएगा तो वहां पर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या क्या रिलीज करता है। ये बेसिकली बुक पे है लेकिन वो उतना डिटेल पे नहीं है, बस वो किसी और जगह दिया है। इस टॉपिक के अंदर इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये इमेज आपको समझ में आ गया, ये वाला रहा बाहर वाला, ये रहा आपका कॉर्टेक्स, और अंदर वाला रहा आपका मेड्यूला। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ नोट नोट करने वाला पार्ट। ठीक है, ये नोट करना आपको, यानी कि नोट मतलब ध्यान पे रखना है, नोट मतलब ध्यान पे रखना है। हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। लोग जो कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इमरजेंसी ग्लैंड है, तो एड्रेनल ग्लैंड से सारा हार्मोन जो निकलता है वो इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम नहीं करता है। आज आपको ये पता चलेगा कि एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें से सारा हार्मोन जो निकलता है वो इमरजेंसी हार्मोन नहीं है। उसमें से जो एड्रेनल मेड्यूला से हार्मोन निकलता है, हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल मेड्यूला इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो जो हार्मोन एड्रेनल मेड्यूला से निकलता है उसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अच्छा सर, क्यों कहते हैं उसे इमरजेंसी हार्मोन, क्या रीजन है कि जो एड्रिनल मेड्यूला से हार्मोन निकल रहा है जो हम उसे इमरजेंसी हार्मोन बोले। कुछ तो रीजन होगा ना सर, क्यों कह रहे हैं इमरजेंसी हार्मोन, है ना, कुछ तो कारण होगा। तो आइए रीजन को देखते हैं। Because the rate of secretion from adrenal medulla increase during emergency condition such as fear। अच्छा, emergency condition क्या क्या हो सकता है, जैसे कि डर जाए आप तो इमरजेंसी कंडीशन पे काउंट होता है। फेयर हो गया, एंजाइटी हो गया, इमोशनल कंडीशन हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा कंडीशन होता है जहां पर जिसको हम लोग इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं। इमरजेंसी मतलब ये नहीं कि हाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई मर गया, या फिर कोई कुछ और हो गया, कोई इंजर्ड हो गया। सिर्फ इंजरी से रिलेटेड इमरजेंसी नहीं होता है, इमरजेंसी कंडीशन बहुत सारा होता है। जैसे कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है ना, आपको एंजाइटी हो रहा है, या फिर यहाँ पर लिखा है, या फिर आप डर गए हैं, वो भी इमरजेंसी कंडीशन पे काउंट होता है। इमोशनल कंडीशन है, आप बहुत इमोशनल हो गए, उसको भी क्या कहते हैं, इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं। तो अब रीजन ये है ना कि जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन हमारा बॉडी फेस करता है वैसे ही एड्रेनल मेड्यूला से निकलने वाला हार्मोन जो है यानी कि कौन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, उसका रेट जो है निकलने का रेट जो निकलने का है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और वो जब वो बढ़ता है बॉडी पे तो वो बहुत सारा फंक्शंस कराता है हमारे बॉडी पे, ताकि हम उस इमरजेंसी कंडीशन से बाहर निकल पाए, है ना। हम सारा मुमकिन कोशिश कर ले, अपना सारा दिमाग सारा मुमकिन कोशिश करके उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकल पाए। इसीलिए ये हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन पे निकलने का मात्रा बढ़ जाता है, यानी कि रेट ऑफ सिक्रेशन बढ़ जाता है इमरजेंसी कंडीशन पे। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। फिर से एक बार स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ते हैं ध्यान से। Because the rate of secretion from adrenal medulla increase during emergent condition such as fear, anxiety, emotional condition, etc. to cause wider spread, यानी कि wider spread responses by which a subject is able to fight out situation successfully, ताकि आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगा सके। ये हार्मोन अगर से नहीं निकलेगा इमरजेंसी कंडीशन पे तो आप अपना एड़ी चोटी का जोर नहीं लगा सकिएगा, यानी कि आप ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाइएगा, आप अलग अलग तरीका का दिमाग लगाकर उससे बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इमरजेंसी कंडीशन पे ये हार्मोन निकले, क्योंकि यही हमें वाइडर स्प्रेड रिस्पॉन्स लेने का कैपेबिलिटी देता है, ताकि हम मतलब ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स ले सके, यानी कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा सके कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अच्छा ये कर लेंगे तो शायद बाहर निकल जाएंगे। समझ गए, तो ये हमें एड़ी चोटी का जोर लगाने पे मदद करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है वाइडर स्प्रेड रिस्पॉन्सेज बाय विच अ सब्जेक्ट, यानी कि जो उस इमरजेंसी कंडीशन पे है उसे कह रहे हैं सब्जेक्ट इज एबल टू फाइट, वो फाइट करके उस सिचुएशन से, यानी कि वो जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। आप डर चुके होंगे, वो कंडीशन हो सकता है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप इंजर्ड हो गए, या फिर कुछ भी हो सकता है। कोई भी कंडीशन जो इमरजेंसी हो उस सिचुएशन से आप फाइट करके अपना अपना रिस्पॉन्सेस को वाइड स्प्रेड करके और उस सिचुएशन से फाइट करके उससे सक्सेसफुली आप बाहर निकल जाए। इसी के लिए ये हार्मोन इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है, दीज रिस्पॉन्सेस आर नोन एज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। इसीलिए
इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, फाइट हार्मोन भी कहते हैं और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गया इसे, यानी कि एड्रेनल मेड्यूला से निकलने वाला हार्मोन जो है उसको 3 नाम बोलते हैं। एक इमरजेंसी हार्मोन क्योंकि वो इमरजेंसी पे काम आ रहा है, और दूसरा वो इमरजेंसी कंडीशन से फाइट करके बाहर निकलने में मदद कर रहा है, इसीलिए उसे फाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। और फ्लाइट मतलब वो उड़कर, समझिए कि बस उस सिचुएशन से वो बाहर निकल रहा है, उड़कर भी, ऐसा मतलब अजम्पशन लिया गया कि वो उड़कर भी तो बाहर निकल सकता है ना, कहीं फंस जाता है कोई तो जंप मार के या फिर उड़कर बाहर चले जाता है, तो इसी के लिए उसे बोलते हैं फ्लाइट हार्मोन्स। इसी के लिए इमरजेंसी हार्मोन, फाइट हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन 3 नाम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब जानेंगे कि ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी पे इन इमरजेंसी हार्मोन के रिलीज होने के बाद हमारे बॉडी पे ऐसा क्या होता है जो हम इतना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हमारा बॉडी वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्सेस करने लग जाता है और हमें उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकाल देता है। क्या क्या होता है हमारे बॉडी पे इस हार्मोन रिलीज होने के बाद, तो वो जानेंगे। यानी कि फंक्शंस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है, अब याद रखना है, एड्रेनल मेड्यूला से 2 हार्मोन निकलता था, एक एड्रेनलिन और दूसरा नॉर एड्रेनलिन। तो अब हम लोग फंक्शन जिसका पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पहले वाले का फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। तो पहला पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। अब पहला बात करते हैं इफेक्ट ऑन हार्ट। अच्छा, पहले हम ना सिर्फ नाम लिखे हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट है, वो कहाँ कहाँ जाकर प्रभाव डालता है, ठीक है, सिर्फ नाम लिखे हैं, डिटेल पे इसके बाद पढ़ेंगे, बस जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड पे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका इफेक्ट है। पहला इसका इफेक्ट आएगा, यानी कि इस हार्मोन का इफेक्ट जाएगा हार्ट के ऊपर, फिर इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर होगा, फिर इफेक्ट ऑन अच्छा, पहला होगा इफेक्ट ऑन हार्ट, दूसरा होगा इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स और तीसरा होगा इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। चौथा इफेक्ट कहां पर होगा, रेस्पिरेशन पे। पांचवा इफेक्ट कहां पर होगा, स्केलेटल मसल्स। और छठा इफेक्ट कहां पर देखने के लिए मिलेगा, स्मूथ मसल्स पे। सातवां कहां पर, इफेक्ट ऑन स्किन, यानी स्किन पे भी इसका इफेक्ट होगा, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर पे भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इफेक्ट ऑन किडनी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी एड्रेनलिन हार्मोन का किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर इफेक्ट ऑन सेक्रेटरी फंक्शन। अच्छा, अब हमारे बॉडी पे बहुत सारा चीज सीक्रेट होता है, तो सेक्रेटरी फंक्शन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सारे चीज, यानी टोटल कितना इफेक्ट है, 10 इफेक्ट। इन दसों इफेक्ट को, और ये 10 इफेक्ट किसके वजह से हो रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन के वजह से हो रहा है। और वो कहां से निकल रहा है सर, वो इमरजेंसी कंडीशन पे एड्रेनल मेड्यूला से निकल रहा है। तो इन 10 इफेक्ट को डिटेल पे पढ़ेंगे, और ये रहा पहला, इफेक्ट ऑन हार्ट। अब ध्यान से देखना है, इफेक्ट ऑन हार्ट बोल रहा है, हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब इमरजेंसी कंडीशन पे आप, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, यानी कुत्ता आपको दौड़ा दिया, तो आप क्या कीजिएगा सर, वहां तो रुकेंगे नहीं, वहां से दौड़ लगाए, आप क्या किए, दौड़ लगाए। और दौड़ लगाने के लिए, अच्छा कुत्ता दौड़ाना क्या हो गया, इमरजेंसी कंडीशन हो गया आपके बॉडी के लिए। तो अब आपको दौड़ने के लिए क्या चाहिए सर, बहुत सारा एनर्जी चाहिए, क्योंकि सर आप बहुत स्पीड दौड़ने वाले हैं, कुत्ता को बीट करना है ना, नहीं तो काट लेगा अगर, तो आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए। तो अब इमरजेंसी कंडीशन पे हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसको हम लोग मतलब रियल लाइफ से इसका एक एक फंक्शन को जोड़ते हुए चलेंगे। क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन कब रिलीज होता है सर, इमरजेंसी पे रिलीज होता है, और हमारे बॉडी पे इमरजेंसी कंडीशन पे वो काम करता है। तो ये पहले कुत्ता वाला एग्जांपल रखेंगे एक एक करके, और एक एक करके सारा फंक्शंस को समझेंगे क्लियरली। अब मान लीजिए कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, अब आप भागे। अब जब भागे तो आपको एनर्जी बहुत सारा चाहिए, और एनर्जी कहां से मिलेगा सर, रेस्पिरेशन से मिलेगा। सर रेस्पिरेशन कैसे होता है सर, रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों को रेस्पिरेशन नहीं पता है वो क्या होता है, वो लास्ट या फिर उसके लास्ट लेक्चर पे मैंने पढ़ाया है, तो आप पहले पिछले वाला लेक्चर को देखें, तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए सर, रेस्पिरेशन चाहिए, और रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सर हमारे बॉडी पे ऑक्सीजन जो है वो किसके थ्रू सर्कुलेट होता है सर, वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है। और सर ब्लड को पंप कौन करता है सर, हार्ट पंप करता है। तो सर अगर से हमारी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो सर इसका मतलब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। तो सर इसका मतलब हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होगा, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा, वो भी स्पीड होना चाहिए, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन जाए हर एक सेल पे, है ना, हर एक सेल पे ज्यादा ऑक्सीजन जाए। तो इसी के लिए क्या होता है ना, हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट जो धड़कता है ऐसे ऐसे करके धड़कता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ जाता है, ताकि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो उसका स्पीड बढ़ जाए। तो इफेक्ट ऑन हार्ट पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट
beats and cardiac outputs are increased by action of adrenaline. तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उसका जो रेट होता है उसको बढ़ा देता है ताकि सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ जाए। और कार्डियक आउटपुट, जाहिर सा बात है जब हार्ट बीट बढ़ रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। अब ये टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर पे कवर किया है, तो जिन बच्चों को कार्डियक आउटपुट नहीं पता है वो मैं इस लेक्चर पे बता देता हूं, लेकिन मैंने उस लेक्चर पे ज्यादा अच्छे से बताया है। कार्डियक आउटपुट मतलब होता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो जाहिर सा बात है जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बढ़ रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का रेट और रिलैक्सेशन का रेट सब बढ़ गया है, यानी कि अब हार्ट स्पीड पे पंप कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें से जो ब्लड पंप होगा बाहर की तरफ वो भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट बीट्स एंड कार्डियक आउटपुट आर इंक्रीज बाय द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट बात करते हैं, इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। किसके बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। सर ब्लड वेसल्स पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब जाहिर सा बात है कि आपको पता है हमारे बॉडी पे पूरा जो ब्लड है वो किसके थ्रू ट्रैवल होता है, सर मेनली वेसल्स के थ्रू ट्रैवल होता है, यानी ब्लड वेसल्स जो हमारे बॉडी पे है उसके थ्रू क्या होता है, ट्रैवल होता है। अब खून का जो प्रेशर है यानी कि ब्लड पंप, हार्ट रेट बढ़ गया, अब ब्लड पंप ज्यादा हो रहा है हार्ट से, तो अब ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट आएगा, एड्रेनलिन कॉन्स्ट्रिक्ट ऑल ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब एड्रेनलिन क्या कर रहा है ना कि सारे ब्लड वेसल्स, हमारे बॉडी में जितने ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है, इसको पतला कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, पतला, सुखाड़ दे रहा है, सुकड़ दे रहा है, ठीक है, यानी पतला कर दे रहा है। एड्रेनलिन कॉन्स्ट्रिक्ट ऑल ब्लड वेसल्स, लेकिन अभी यहां पर देखिएगा, बट इट डायलेट मतलब फैला देना, ठीक है, बट इट डायलेट्स कोरोनरी वेसल्स एंड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब ध्यान से सुनना है, एड्रेनलिन ऐसा क्यों कर रहा है भेदभाव वाला काम कि हमारे बॉडी के सारे ब्लड वेसल्स को तो ये कर रहा है, क्या नाम है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी को और स्केलेटल मसल्स पे जो वेसल्स है उसको डायलेट क्यों कर रहा है, यानी उसको चौड़ा क्यों कर रहा है, तो इसको ध्यान से समझना है। अगरचे आप जैसे कि ये वाला पाइप देखिए, ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है, अगर इसमें से पानी जाए, इसमें पानी जाए तो पानी जा रहा है, लेकिन अगर इसके हम सामने वाले हिस्से को क्या कर दे, पतला कर दे, ऐसे वो कड़ा पाइप है ये, थोड़ा पतला कर दे, तो क्या होगा, पानी निकलने का जो स्पीड होगा और फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, प्रेशर क्या होगा, पानी का बढ़ जाएगा, निकलने का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमारे बॉडी में जल्दी जल्दी सर्कुलेशन हो, यानी ज्यादा ऑक्सीजन जाए बॉडी पे, इसी के लिए क्या होता है, एक सेकेंड, इसी के लिए क्या होता है ना, इसी के लिए ये सारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। और सर ये कोरोनरी वेसल्स क्या है, कोरोनरी वेसल्स, सर कोरोनरी वेसल्स वो है जो हमारे हार्ट पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। आपको पता है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए साफ खून बहुत जरूरी है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत जरूरी है, तो हार्ट भी तो हमारे बॉडी का हिस्सा है, तो उसे भी क्या चाहिए, साफ खून चाहिए ना, तो उस तक जो खून लेकर जाता है साफ खून, वो होता है कोरोनरी आर्टरी। अब हार्ट जो है स्पीड में हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट इंक्रीज हो गया है, तो उसको भी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए स्पीड पे, तो इसी के लिए वो डायलेट कर देता है कोरोनरी वेसल्स को और वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। और आपको पता है स्केलेटल मसल्स किसे कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल पे हो, जैसे कि आर्म्स का मसल्स हो गया, हैंड का मसल्स हो गया, लेग का मसल हो गया, तो ये सब मसल्स के हमारे कंट्रोल पे है ना। और जब कुत्ता भगाएगा तो भागना पड़ेगा जोर से, तो यानी कि स्केलेटल मसल्स में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसी के लिए वो वहां का जो ब्लड वेसल्स उसको डायलेट कर देता है ताकि ज्यादा खून वहां तक पहुंचे और ज्यादा ऑक्सीजन जाए और ज्यादा एनर्जी बने और स्केलेटल मसल्स जल्दी जल्दी काम कर पाए, क्लियर, इमरजेंसी कंडीशन पे। इसी के लिए वो क्या करता है, सारे बॉडी के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन एक्सेप्ट दो को छोड़कर, पहला कोरोनरी वेसल्स और दूसरा स्केलेटल मसल्स, क्लियर। अब आते हैं थर्ड, अच्छा ये वाला मैं लाया हूं, देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे होता है। ये देखिए नॉर्मल कंडीशन पे ये कितना गोल्स है ना, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ताकि प्रेशर बढ़ जाए। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। ये तो बहुत ऑब्वियस है, आप सबको पता होगा कि जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, हार्ट रेट बढ़ गया है, यानी कि हार्ट खून ज्यादा पंप कर रहा है और ब्लड वेसल्स भी पतला हो गया है, तो जाहिर सा बात है प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है ब्लड प्रेशर, अच्छा ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए, यहां से पढ़ना है, इसको एक काम करते हैं, इसे काट देते हैं। अब ठीक है, एक सेकेंड। ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ना, इसी के लिए ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट भी बढ़ गया और ब्लड वेसल्स कॉन्स्टेंट भी हो गया। इसी के लिए एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड प्रेशर भी बॉडी का बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑन रेस्पायरेशन, अच्छा आखिर रेस्पायरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब जाहिर सा बात है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्या हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बनता है? नहीं सर, नहीं बनता है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है सर? वो बाहर से आता है। अब जाहिर सा बात है कि सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म से फॉलो हो रहा है ताकि हमारे बॉडी पे यानी हमारे बॉडी के हर सेल को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। इसी के लिए हार्ट रेट बढ़ गया, इसी के लिए ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, इसी के लिए स्केलेटल मसल्स का ब्लड वेसल्स डायलीट हो गया, कोरोनरी आर्टरी का ब्लड वेसल्स डायलीट हो गया। ये सब किस लिए हो रहा था? कि हमारे हर बॉडी पे खून का सप्लाई बढ़ जाए और ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाए। लेकिन ऑक्सीजन तो हमें बाहर से लेना पड़ रहा है ना, तो इसी के लिए ऑक्सीजन का मात्रा हमारे बॉडी पे ज्यादा का ज्यादा रहे। यानी ऐसा नहीं कि सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं और जो इनटेक यानी जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कम है, तो फिर तो कमी पड़ जाएगा ना। इसी के लिए हमारे बॉडी पे रेस्पायरेशन यानी एड्रेनलिन की वजह से हमारे बॉडी पे रेस्पायरेशन क्या हो जाएगा? स्पीड, यानी कि हम सांस जोर जोर से जल्दी जल्दी लेंगे, ऐसे ऐसे स्पीड में लेंगे। क्योंकि जब कुत्ता भगाता है, जब आप दौड़ते हैं, तो जब जैसे ही आप रुकते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि आप बहुत स्पीड पे सांस लेते हैं और बहुत गहरा गहरा सांस लेते हैं। यहाँ पर वही लिखा है, एड्रेनलिन काउजेस डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ। रेट मतलब जैसे कि मान लीजिए पहले आप एक मिनट पे 20 बार सांस ले रहे थे। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैं ऐसे अजम्पशन बता रहा हूँ। एक मिनट पे 20 बार आप सांस ले रहे थे, तो रेट का मतलब कि आप अपने काम को टाइम के साथ रिलेट कर दें। अब क्या हो रहा है कि आपका रेट बढ़ गया, यानी कि आप एक मिनट में 40 बार सांस ले रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है ना, और आपको ऑक्सीजन का सप्लाई देते रहना है, ऐसा नहीं कि घट जाए। तो इसी के लिए एड्रेनल क्या करता है? डायलेशन कर देता है। ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर होता है, ये ट्रैकिया से होते 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 लंग्स के अंदर होता है ब्रोंक्यूल्स, उसको डायलेट कर देता है ताकि ज्यादा हवा जाए। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स एंड इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ, यानी कि स्पीड में सांस लेंगे और गहरा गहरा सांस लेंगे ऐसे करके। ठीक है, एंड डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन। अच्छा, यहां पर फोटो लगाया है मैंने कुछ, मैं इसको पढ़ लेते फिर वो देखेंगे। इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स, हमारे बॉडी पे स्केलेटल मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, ध्यान रखना है, स्केलेटल मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको पता है स्केलेटल मसल्स किसे कहते हैं? जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने सोच से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाथ, अब मैं सोच रहा हूँ ये हाथ ऊपर जाए, ऊपर चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ ये हाथ कैमरे के पास है, ऐसे चला गया। तो वैसे ही जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हो, जिसे हम कंट्रोल खुद से कर सके सोच के, उसे कहते हैं स्केलेटल मसल्स। सॉरी। इफेक्ट अब नोटिस करेंगे कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसका इफेक्ट स्केलेटल मसल्स पे क्या है। इट इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी, वो एक्साइटेबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज कर देता है, एंड टोन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। इट काउज डिले इन फटीग। अब ध्यान से समझते हैं कि ये एक्साइटेबिलिटी यानी कि मतलब जल्दी एक्साइट हो जाए, यानी जल्दी काम करे। आप ऐसे समझिए कि एक्साइटेबिलिटी मतलब हुआ कि वो जल्दी से काम करेगा, है ना। टाइम जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में जब आदमी रहता है तो कुछ काम आता है वो आस्ते आस्ते से उठता है, स्लो स्लो जाता है ना। लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन होता है तो मसल्स का एक्साइटेबिलिटी जो होता है स्केलेटल मसल्स का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो तुरंत काम करता है, उसे कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। और दूसरा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। आपको ये जानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी का मूवमेंट जो होता है वो बोन्स और मसल्स की वजह से होता है ना। अगर से सिर्फ बोन हो तभी मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ मसल्स हो तभी मूवमेंट नहीं होगा। मसल्स हेल्प करता है मूवमेंट पे। सर वो कैसे हेल्प करता है? मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, पहला तो वो मसल्स का एक्साइटेबिलिटी बढ़ा रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहा है, यानी कि वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि जल्दी से मूवमेंट हो पाए, है ना। कुत्ता दौड़ाएगा तो स्पीड में भागना पड़ेगा ना, यानी कि लेग मसल्स और हैंड मसल्स स्पीड पे काम करना चाहिए, तभी ना स्पीड में भाग पाइएगा। समझ रहे ना? इसी के लिए एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो मसल्स का बढ़ा देता है। साथ ही साथ टोन। सर ये टोन क्या है? टोन मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी पे जो मसल्स है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन सर हम तो हमेशा मूव नहीं करते हैं। आप बोले कि मूवमेंट के लिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, लेकिन सर तो अभी हम बैठ कर हैं, क्या मेरे बॉडी में अभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। टोन उसे कहते हैं जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रेस्ट कंडीशन पे, यानी कि आप रेस्ट पे है तब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं टोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा हाथ अभी यहां पर रेस्ट पे है, लेकिन मेरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, जो इस पोस्चर को मेंटेन रखा है, इस पोस्चर को
मेंटेन रखा है। तो जो मूवमेंट, जो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स पे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए होता है, जो हमेशा होते रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता है, ताकि पोस्चर मेंटेन रहे, उसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे बैठ करूं, अगर मेरे बॉडी के मसल्स पे टोन नहीं होगा तो मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाऊंगा। क्लियर? जो पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन हो थोड़ा सा, उसे कहते हैं टोन। तो वो क्या करता है ना, एड्रेनलिन एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ा देता है, और टोन भी हमारे स्केलेटल मसल्स का बढ़ा देता है, ठीक है। और एक और काम करता है, हमारे बॉडी पे जितना स्केलेटल मसल्स है ना, फेटिक मतलब होता है थकान, फेटिक मतलब होता है थकान, वो क्या करता है कि थकान जो है उसको भी डिले कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप नॉर्मल कंडीशन पे आप 5 बस्ता बालू उठा रहे थे तो आप थक जा रहे थे, लेकिन अगर से इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए और आपके कंधा में एक एक बोरा बालू हो, तो आप उस बालू को 5 बार क्या 20 बार एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन पे, क्योंकि वो आपके स्केलेटल मसल्स को डिले कर देता है थकान से। यानी कि आप थकिएगा लेकिन बहुत देर बाद थकिएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स। सर स्केलेटल मसल्स पे क्या इफेक्ट है एड्रेनलिन हार्मोन का, वो तो देख लिए, लेकिन सर इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स, सर स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट है? स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट है? किसका? एड्रेनलिन का। आइए समझते हैं। उल्टा होगा, जो स्केलेटल मसल्स पे हो रहा था ना, उसका उल्टा होगा। स्मूथ मसल्स उसे कहते हैं जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या आप मुझे दिमाग से सोच कर बताइए, क्या इमरजेंसी कंडीशन पे हमें कौन सा मसल्स का काम आएगा? स्केलेटल मसल्स का काम आएगा या स्मूथ मसल्स का? तो जब आप दिमाग लगाइएगा तो आपको ये समझ आएगा कि इमरजेंसी कंडीशन पे हमें वो मसल्स का काम आएगा जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन पे हमारा रिस्पॉन्स ज्यादा मैटर करता है। तो इसी के लिए जो जितना फंक्शन हम लोग पढ़े स्केलेटल मसल्स पे, जितना फंक्शन स्केलेटल मसल्स पे पढ़े हैं, उसका उल्टा होगा स्मूथ मसल्स पे, क्योंकि स्मूथ मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ये इमरजेंसी कंडीशन पे काम भी नहीं आएगा, इसी के लिए उसका उल्टा हो जाएगा। एड्रेनलिन इनहिबिट द टोन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी इनवॉलेंट्री मतलब जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे मतलब स्मूथ मसल्स को ही इनवॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं। एड्रेनलिन इनहिबिट द टोन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, टोन मतलब अभी आपको बताएं, तो वो टोन को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है, टोन ज्यादा नहीं करवाता, ताकि वहां पर एनर्जी वेस्ट ना हो। द टोन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट इन स्टमक, हमारे स्टमक में जो इनवॉलेंट्री मसल्स है जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, उसका जो टोन है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, ताकि वहां पर एनर्जी वेस्ट ना हो, सारे एनर्जी काम पे लगे, यानी कि स्केलेटल मसल्स पे आए और बाकी फंक्शंस पे जाए। इंटेस्टाइन एंड ब्रोंक्यूल्स। स्मूथ जो इनवॉलेंट्री मसल्स है ना, वो बहुत जगह होता है हमारे बॉडी पे। यहाँ पर 3 जगह के बारे में बात किया है, एक स्टमक, दूसरा इंटेस्टाइन, एक स्टमक और दूसरा इंटेस्टाइन और तीसरा ब्रोंक्यूल। इन तीनों जगह पे जो इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, उन सारे का टोन को वो क्या कर देता है? कम कर देता है। क्लियर? इंटेस्टाइनल मूवमेंट इज इनहिबिटेड। हमारा इंटेस्टाइन जो है ना, अतड़ी 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 जो है, अतड़ी ऐसे से रहता है ना, यहाँ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे इस टाइप का कुछ रहता है। अतड़ी जो है, ये जो अतड़ी है, इंटरस्टाइल मूवमेंट, ये हमेशा मूवमेंट करते रहता है, स्लो स्लो मूवमेंट करते रहता है। अच्छा, आप लोगों ने वो ट्रक देखा है जिसपे सीमेंट आता है, व्हाइट कलर का ट्रक रहता है, उसके पीछे हमेशा एक ड्रम घूरते रहता है, राउंड 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 राउंड। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो ड्रम घूरता क्यों है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि वो ड्रम इसलिए घूरता है ताकि सीमेंट जो है वो एक जगह जमे जमे मतलब कड़ा ना हो जाए, इसी के लिए वो हमेशा घूमते रहता है, ताकि वो चिपके ना। समझ गए? तो इसी के लिए हमारे बॉडी पे भी जो हम लोग खाते हैं, वो इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। स्टमक के बाद कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन पे जाता है। तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, एक सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा डाइजेस्ट ना हो, नीचे वाला भी हिस्सा डाइजेस्ट हो इंटेस्टाइन पे, ऊपर वाला हिस्सा डाइजेस्ट ना हो फूड का, सिर्फ पूरा डाइजेस्ट हो, पूरा ऑल टू ओवरऑल सारा फूड डाइजेस्ट हो अच्छे से, इसी के लिए उसमें मूवमेंट होते रहता है। क्लियर? तो उस मूवमेंट को भी वो इमरजेंसी कंडीशन पे एड्रेनलिन स्लो कर देता है, ताकि उसका भी एनर्जी बच के काम पे लगे। क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन स्किन एंड स्किन बोल रहे हैं, स्किन, इफेक्ट ऑन स्किन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, हमारे स्किन पे क्या इफेक्ट होगा? इमरजेंसी कंडीशन पे हमारे स्किन पे क्या इफेक्ट होगा और हमारे बॉडी टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, उसे भी देखते हैं। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट द क्यूटेनियस वेसल्स, दस डिक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है? अब क्या होता है ना, हमारे स्किन के नीचे ना पतला पतला ब्लड वेसल्स होता है, जिससे वो ब्लड का सप्लाई होता है स्किन तक, ताकि हमारे स्किन जो है उसमें नरिशमेंट मिलते रहे। क्लियर? ये चीज याद रखना, उसे कहते हैं क्यूटेनियस वेसल्स, यानी पतला पतला वेसल्स होता है। तो वही जो छोटा छोटा वेसल्स होता है हमारे स्किन के अंदर, वही वेसल्स क्या करता है? हमारे स्किन को नरिशमेंट देता है।
तो ब्लड क्या होता है सर, गर्म होता है ना, उसमें एनर्जी रहती है, इसीलिए वो हीट रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे स्किन से हीट के फॉर्म पे एनर्जी लॉस होता है। तो वो क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, वो देखता है इमरजेंसी कंडीशन है, कुछ तो करना पड़ेगा, एनर्जी बचाना पड़ेगा। वो देखिए शुरू से एनर्जी बचाते हुआ रहा है, जहां पर दरकार नहीं है वहां से एनर्जी बचा रहा है, तो यहाँ पर वही करेगा वो। एड्रेनलिन कॉन्स्ट्रिक्ट क्यूटेनियस वेसल्स, वो क्या कर देगा ना, क्यूटेनियस वेसल्स यानी जो हमारे स्किन के नीचे पतला 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 वेसल्स है, उसको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए, वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा नहीं जाए, जिसके वजह से हीट लॉस भी कम हो जाएगा। ठीक है, cutaneous vessels thus decrease flow of blood which prevent loss of body temperature। अब आते हैं सॉरी, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन किडनी। सर किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है सर, इमरजेंसी कंडीशन पे किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए, दिमाग थोड़ा ध्यान देना है, मान लीजिए, ठीक है, आप इमरजेंसी कंडीशन पे कुत्ता आपको दौड़ा दिया, आपको लगा हुआ था पेशाब, तो क्या जब आप दौड़िएगा इमरजेंसी कंडीशन पे तो आपका पेशाब क्या और जोर से लग जाएगा? नहीं सर, वो तो गायब हो जाएगा दिमाग से, वहां तो ध्यान ही नहीं रहेगा, हम तो भागने पे ध्यान रहेगा। वो थोड़ा सा अलग कंडीशन है, अब इसको समझते हैं। इफेक्ट ऑन किडनी, किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इट डिक्रीज रेनल सर्कुलेशन। आपको पता है रेनल, हम लोग जो वर्ड है वो किडनी के लिए यूज करते हैं। ये जो वर्ड है रेनल, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं सर? ये हम लोग यूज करते हैं किडनी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं सर? ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं किडनी के लिए। तो इट डिक्रीज रेनल सर्कुलेशन। आप सभी को पता है कि किडनी पे क्या होता है, हमारा ब्लड जाता है और वो फिल्टर होता है किसमें, न्यूरॉन पे, न्यूरॉन बोल रहे सॉरी, नेफ्रॉन पे, नेफ्रॉन पे वो फिल्टर होता है। और मैंने लास्ट लेक्चर पे नेफ्रॉन को अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, लास्ट लेक्चर नहीं उससे पहले का शायद, लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स पे वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेफ्रॉन पे क्या होता है, हम किडनी पे जाता है। किडनी किससे मिलकर बना है सर? नेफ्रॉन से मिलकर बना है। तो किडनी पे ब्लड जाता है और छक कर वापस साफ होकर निकल जाता है। और ब्लड के अंदर जितना गंदा होता है वो छकाकर कहाँ जाता है, यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर पे। कहाँ पर आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाता है। तो वो क्या करता है ना, डिक्रीज कर देता है रेनल सर्कुलेशन, यानी जितना खून पहले जा रहा था, इमरजेंसी कंडीशन से पहले जितना खून जा रहा था किडनी पे और आ रहा था, यानी सर्कुलेशन हो रहा था, उसको कम कर देगा इमरजेंसी कंडीशन पे। अब जाहिर सा बात है, पहले ज्यादा खून जा रहा था, इसी के लिए ज्यादा पेशाब बन रहा था, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन पे वो सर्कुलेशन ही कम हो गया। तो ये इसका मतलब जो अब छकेगा भी कम, तो छकेगा कम तो जो छक कर जो यूरिन बन रहा था वो भी कम बनेगा। तो इसी के लिए इट डिक्रीज रेनल सर्कुलेशन दस डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम। इसी की वजह से क्या होता है, वो यूरिन भी कम बनता है हमारे बॉडी पे इमरजेंसी कंडीशन पे। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, अब बहुत इजी है, मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म दो बार बता चुके इससे पहले, अब बस जल्दी से पढ़ेंगे। एड्रेनालिन इंक्रीज ब्लड शुगर बाय स्टिमुलेटिंग ब्रेकडाउन, देखें बाय स्टिमुलेटिंग ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू ग्लूकोजेनेसिस एक्सेट्रा। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होता है, डिटेल पे मैं नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर पे। दो पार्ट होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब बनना। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, दोनों काम करवाता है, वो तोड़ता भी है और बनाता भी है। आपको पता है एनर्जी के लिए में क्या चाहिए, ग्लूकोज टूटेगा तभी एनर्जी बनेगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनता है तभी एनर्जी मिलता है। तो वो क्या कर रहा है, पहले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है, स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, जिसके वजह से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, और ग्लूकोज को वो फिर तोड़ेगा एनर्जी के लिए। तो लीवर पे हमारा जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, और फिर वो ग्लूकोज बना रहा है, दो तरीके से बना रहा है। दूसरा बार भी वो ग्लूकोज बना रहा है, कहां से, लैक्टिक एसिड से बना रहा है। कहां से बना रहा है, लैक्टिक एसिड से। दो बार ग्लूकोज बना रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि इमरजेंसी कंडीशन पे एनर्जी चाहिए ही चाहिए। वो हर जगह से एनर्जी बचाकर सही जगह लगा रहा है। अब वो एनर्जी बना भी रहा है, कैसे बना रहा है, जो यहाँ पर देखिए, लिवर पे ना ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजन वहां से निकाल रहा है, उसको तोड़कर ग्लूकोज बना दे रहा है। और फिर एक और तरीके से वो ग्लूकोज बना रहा है, किसे, कैसे, लैक्टिक एसिड से भी वो ग्लूकोज बना रहा है। और लैक्टिक एसिड से जब ग्लूकोज बनता है तो उसको कहते हैं न्यू ग्लूकोजेनेसिस। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन सेक्रेटरी फंक्शन। सर सेक्रेटरी फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। एड्रेनलिन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, लैक्रिमल सिक्रेशन और स्वेट। ठीक है, अब ध्यान रखना है, सेक्रेटरी फंक्शन यहाँ पर कुछ दिया है, सेक्रेटरी मतलब जो हमारे बॉडी से सिक्रीट होता है। ठीक है, उसका क्या असर है इमरजेंसी कंडीशन पे, यानी एड्रेनलिन इमरजेंसी कंडीशन पे सेक्रेटरी फंक्शन पे क्या इफेक्ट करता है। पहला, वो एड्रेनलिन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ा देगा, यानी मुंह पे सलाइवा ज्यादा होगा। लैक्रिमल सिक्रेशन, यानी कि लैक्रिमल से हम लोगों का ये सिक्रेट होता है, क्या नाम है, आंसू। आंसू जो आता है ना, वो लैक्रिमल ग्लैंड से आता है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रेशन को भी वो स्टिमुलेट करेगा, और स्वेट यानी पसीना को भी वो स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में पसीना ज्यादा निकलता है, और एक्सेट्रा। ठीक है,
अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ नॉर एड्रेनलिन, क्योंकि हमें मालूम है एड्रेनल ग्लैंड जो है, क्योंकि हमें मालूम है एड्रेनल मेड्यूला से दो हार्मोन निकलता है, एक एड्रेनलिन जो कि हम लोग डिटेल पे पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन क्या है। एक चीज समझ लेना है कि दोनों हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इसका मतलब मोर और लेस दोनों हार्मोन का फंक्शन सिमिलर होता है, कुछ कुछ जगह डिफरेंस होता है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या दोनों हार्मोन में अंतर है। इसका भी जो फंक्शन है ना वो लगभग मैच करता है एड्रेनलिन वाले के फंक्शन से। तो नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का फंक्शन 90% सिमिलर होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह अलग होता है, और वो क्या अलग होता है वो लास्ट पे पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ध्यान से, फंक्शन ऑफ नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। पहला इफेक्ट ऑन हार्ट, हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। अब तो आप बता सकते हैं हार्ट पे इफेक्ट क्या होगा, सर हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है ना। इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, सर ये भी आप बता सकते हैं, सर ये क्या होगा ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, वो ऊपर वाले भी हो रहा था, एड्रेनलिन भी तो यही कर रहा था ना, एड्रेनलिन भी हार्ट रेट बढ़ा रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करवा रहा था कि नहीं। तो इसी के लिए तो बोले दोनों का फंक्शन सिमिलर है, कुछ कुछ छोड़कर, कुछ को छोड़कर, वो हम लोग लास्ट पे देखेंगे। ठीक है, वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, आंख ऐसे फैल जाएगा, वाइडनिंग ऐसे ऐसे हो जाएगा, वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में चौक जाता आदमी, ये कैसे हो गया, वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल ऑफ आई। ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला पार्ट, अंदर पे जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है आईज के अंदर, जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसे कहते हैं प्यूपिल, वो ऐसे फैल जाता है अचानक से, इमरजेंसी कंडीशन आ गया, समझ, ऐसे फैल जाता है। एयर पैसेज, एड्रेनलिन भी क्या कर रहा था, ब्रोंकियल्स को ब्रॉड कर रहा था ताकि एयर का पैसेज, यानी एयर ज्यादा जाए, इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी पे ज्यादा जाए, तो वो भी, ये भी वही करेगा, नॉन एड्रेनलिन भी। मसल्स पे भी, जो मसल्स पे वो काम करता था, तो ये भी यही करेगा। ठीक है, अब एक करके जल्दी से देख लेते हैं। इफेक्ट ऑन हार्ट, इट इंक्रीज हार्ट रेट स्लाइटली, ये स्लाइटली हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, वो भी वही कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा था। इट एनहांस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, ये इनहेंस कर देता है, यानी बढ़ा देता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। सर ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, अच्छे से समझाते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है किसी पेशेंट का कि इसका ब्लड प्रेशर 120/80 है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक ह्यूमन का, ये एक ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ठीक है, 120/80। तो जो 120, थोड़ा सा पेंसिल बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट दीजिए। तो ये जो 120/80 होता है ना, तो ऊपर वाला जो है इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और जो 80 वाला है इसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर। थोड़ा गंदा लिखा रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। ऊपर वाले को कहते हैं, ये ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाले को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि एक नॉर्मल आदमी के बॉडी पे 120 जो आता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 जो आता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सर इसका मतलब क्या होता है, समझाते हैं। इसका मतलब होता है, इरेज कर लेते हैं पहले, अच्छे से इरेज कर लेते हैं। एक मिनट दीजिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस बस हो गया। ये डायग्राम मैं इसी के लिए लेकर आया हूँ। ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट पंप होकर क्या कर रहा है, ये हार्ट जो है ये पंप कर रहा है, ये ब्लड पंप कर कर बाहर गया, और ये क्या है, वेसल्स है। तो जब ब्लड सिस्टोल, सिस्टोल मतलब निकलना, ऐसे सिस्टोल यानी कि ब्लड जो है, हार्ट जो है वो पंप किया ऐसे, यानी कि खून बाहर निकला ऐसे, फिर करके बाहर निकला। ठीक है, फिर करके ऐसे, यानी सिस्टोल, यानी कि हार्ट पंप हुआ, यानी कि खून बाहर गया। तो उस टाइम जब पानी का प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर, पानी बोल रहे हैं, ब्लड का प्रेशर रहता है ना वेसल्स पे, जैसे ही पंप होता है तो पूरा प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स पे, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जैसे ही हार्ट रिलैक्स होता है, पंप होने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है, कुछ मिली सेकेंड के लिए, उस टाइम पे जो ब्लड, उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये मान लीजिए वेसल्स हैं, अब यहाँ से हार्ट जो है, अब यहाँ पर से जो है, यहाँ पर से हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पहले से इसके अंदर ब्लड है, फुल है, ये ब्लड से पूरा फुल है। जैसे ही पंप किया तो यहाँ पर स्पीड बढ़ गया, इसके वजह से इसके वॉल पे प्रेशर बढ़ गया, इसके वॉल पे क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल मतलब हार्ट का सिस्टोल होना, हार्ट का सिस्टोल होना। तो सिस्टोल की वजह से जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आया है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ना थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है, मिली सेकंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, उस टाइम पे जो इस पाइप के अंदर प्रेशर, यानी कि इस वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होगा उसे कहते हैं डायस्टोलिक
प्रेशर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नॉर एड्रेनलिन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये आपको पता है कि वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है, ठीक है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट आर्ट्रियोल टू एनहांस पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। आपको पता है दोनों का फंक्शन सेम है, ये भी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। आपको तो ये भी पता है कि क्यों बढ़ता है, ऊपर समझाए ना, कि आपको ये भी पता चल गया कि क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए इसीलिए। वाइडनिंग ऑफ, ये तो पढ़ चुके हैं, सेम है, इसका कुछ नहीं है, बस वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल ऑफ आई। ऐसा प्यूपिल जो है ब्लैक वाला प्यूपिल, वो ऐसा वाइडनिंग हो जाता है, बस वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल ऑफ आई। ये रहा। नेक्स्ट आते हैं एयर प्रेशर। ये ब्लैक क्यों हो गए हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है। एयर पैसेज के बारे में अगर से बात करें, एयर पैसेज, तो एयर पैसेज ये रहा सर, ये रहा नॉस्ट्रल से लेकर अंदर गया, उसके बाद सर आया ट्रैकिया, फिर आया ब्रोंकाई, फिर आया ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद फिर और फर्दर डिवाइड होता है, आपको जानना नहीं है उतना। एयर पैसेज, नॉन एड्रेनलिन वाइडर्स द एयर पैसेज टू लंग्स दस इंक्रीज इंस्पायरेशन। वहां पर भी एड्रेनलिन भी यही कर रहा था, वो ब्रोंक्यूल्स को क्या कर रहा था, वाइडर कर रहा था, और यहाँ पर भी ये क्या करता है, वाइडर एयर पैसेज, जो हमारे बॉडी का एयर पैसेज है नॉस्ट्रल से लेकर पूरा इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई और एल्वोलाई, ये पूरा पार्ट होता है एयर पैसेज का, उसको ब्रॉड कर देता है, उसको क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, ताकि ज्यादा एयर जाए, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन जाए। नॉन एड्रेनलिन वाइडर वाइडेंस एयर पैसेज टू लंग्स दस इंक्रीज इंस्पायरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स पे क्या करते हैं नॉन एड्रेनलिन। तो जो एड्रेनलिन कर रहा था वो भी यही करेगा। नॉन एड्रेनलिन स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि मूवमेंट पे हेल्प करेगा स्केलेटल मसल्स का, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन पे वही मसल्स काम आएगा जो आपके कंट्रोल पे है। इसी के लिए वो स्मूथ मसल से एनर्जी बचाकर बाकी काम में लगा रहा था और एनर्जी बना भी रहा था इमरजेंसी कंडीशन पे। इसी के लिए अब आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों इन दोनों हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्लियर? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, ठीक है। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कहां से निकलता है, जल्दी जल्दी जल्दी, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन कहां से निकलता है, सर ये निकलता है एड्रेनल मेड्यूला से। अगर उसी के साथ डोपामिन ऐड कर दें, ठीक है, डोपामिन ऐड कर दें। डोपामिन भी एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी पे ना ये मेंटेन करता है, प्रेशर को मेंटेन करने पे हेल्प करता है। जैसे एग्जाम टाइम पे हमारे ब्रेन पे डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, इसी के लिए हम ज्यादा पढ़ पाते हैं। तो अगर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन, याद रखना है डोपामिन एड्रेनल ग्लैंड से नहीं निकलता है, वो कहीं और से आता है। लेकिन अगर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन को जोड़ दे तो उन तीनों हार्मोन को मिलाकर उसे कहते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, अभी याद करना है। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, अगर इन तीनों को मिला दे, यानी तीनों को जोड़ दे, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, आप लोगों ने अगर से लास्ट लेक्चर या फिर उससे पहले वाला लेक्चर कोई भी लेक्चर देखा होगा तो हर ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज दिया हुआ है आपके बुक पे। तो इस यानी कि एड्रेनल ग्लैंड से भी रिलेटेड डिजीज है, लेकिन ये डिटेल पे नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ नाम दिया है। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ नाम याद करें, क्योंकि जब आप 11 पे जाइएगा तो आपको ये डिटेल पे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जब सिर्फ नाम दे, सिर्फ नाम पढ़िए, डिटेल पे जाकर क्या फायदा, 11 पे तो पढ़ना ही है। हाइपो एक्टिविटी यानी कि कम, हाइपो मतलब कम, जब एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन कम हो, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड कम काम करे, अपने हिसाब से काम नहीं करे, कम काम करे, उसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, नाम याद कर लेना है, एडिसन्स डिजीज। क्या होता है, एडिसन्स डिजीज। और जब वो ज्यादा काम करे, यानी कि हाइपर एक्टिविटी हो जाए, यानी कि जितना होना चाहिए तो उससे ज्यादा हो जाए। और आपको पता है हार्मोन के केस में ये नुकसान है कि अगर चाहे वो कम भी काम, हार्मोन कम भी हो जाएगा तब भी नुकसान है, हार्मोन ज्यादा भी हो जाएगा तब भी नुकसान है। तो अगर चाहे हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल ग्लैंड हो जाए तो उसकी वजह से होता है कजिन्स डिजीज। अब यहां पर कुछ डिफरेंस है, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर कुछ डिफरेंस है, ये रहा एक्शन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। ये जो है ना डिफरेंस है, तो आपको हम नहीं बताए थे कि मोर और लेस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन सेम होता है आप पढ़े भी अभी ऊपर पे, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस भी होता है, वो देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म में एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। ये क्या करता है, एड्रेनलिन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है और ऑक्सीजन कंजप्शन को भी इंक्रीज कर देता है। नॉर एड्रेनलिन हैज स्लाइटली इफेक्ट, लेकिन अगर से देखा जाए नॉर एड्रेनलिन तो उसका मेटाबॉलिज्म में बहुत कम इफेक्ट होता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें, इट इट एनहांस
इट एनहांस सिस्टोलिक प्रेशर बट नॉट डायस्टोलिक प्रेशर। आपको याद रखना है कि एड्रेनलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर को बॉडी पे नहीं बढ़ाता है। यानी कि 120/80 में से ना 135 140 तो हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला 80 वाला नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। लेकिन जो नॉन एड्रेनलिन है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि नॉन एड्रेनलिन जो है इट एनहांस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, वो दोनों को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट दोनों बढ़ाता है। इट स्ट्रांगली इंक्रीज हार्ट रेट, ये ज्यादा हार्ट रेट बढ़ाता है एड्रेनलिन, लेकिन नॉन एड्रेनलिन जो है इंक्रीज हार्ट रेट स्लाइटली, वो स्लाइटली थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है। ब्लड शुगर, इट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इट हैज लिटिल और नो इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर लेवल, लेकिन जब नॉन एड्रेनलिन के बारे में बात करेंगे तो ये बढ़ाता तो है लेकिन बहुत थोड़ा सा, या फिर कभी कभार बढ़ाता ही नहीं है ग्लूकोज लेवल को ब्लड पे। बस यही जानना था आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर के इतनी रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी कॉन्सेप्चुअल अगर से प्रॉब्लम हो, इस लेक्चर से कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।